हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर आज हमारा है डे थर्ड और शाम के बज रहे हैं 4 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में। डे थर्ड है हम लोगों का अभी। और अकाउंटिंग मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ तुम्हारे साथ। जस्ट इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखने वाले हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड होता क्या है जानेंगे और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तुम ये प्रॉपर स्टेटमेंट अपने बचपन से देखते आए होगे, मतलब क्लास 11 से देखते आए होगे कि अकाउंटिंग एक कला है जिससे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। किसे सर? ट्रांजैक्शंस को। हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं किसी एक सिग्निफिकेंट मैनर में। ठीक है, इन द टर्म ऑफ अ मनी। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड होते हैं। जो भी हमारे इवेंट्स होंगे, ट्रांजैक्शंस होंगे, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, मतलब मनी के टर्म में वो होते हैं। तो अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है हमारे उन सारे ट्रांजैक्शंस का जो कि हमारे बिजनेस के अंदर डे टू डे ट्रांजैक्शंस में अपीयर हो रहे होते। तो ये बेसिक मीनिंग है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग क्या है? एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। किन के लिए सर? इन्वेस्टर्स के लिए, लेंडर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, कस्टमर हो गए हमारे हमारे एम्प्लॉयज भी इसमें इन्वॉल्व है, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इसके अंदर आती है। तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखना होगा कि अकाउंटिंग किसके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह काम कर रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे चीज निकल कर आता है उद्देश्य। अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? तो सबसे पहला ये तो रहता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमें अकाउंटिंग के थ्रू बनाना है। साथ ही साथ हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हमें मेजर करना है। अब कैसे सर मेजर करेंगे? P&L और बैलेंस शीट के थ्रू। साथ ही साथ हमें हमारे इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स तक पहुंचाना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पे देख लो और भी थोड़ा बहुत डिटेल में बताया कि कैसे हम सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। मैंने वेरियस ग्राफिक्स का यहाँ पे इस्तेमाल करा है कि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो ह्यूमन ब्रेन की तरह, मतलब हमारे जो ट्रांजैक्शंस डे टू डे बिजनेस में हो रहे होते हैं हम अपने ह्यूमन ब्रेन में उसे स्टोर नहीं कर सकते। ये चीज़ तुम्हें मालूम ही है। हमें उसके लिए एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। यहाँ पे देखो जो नाम दिया गया बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, देख लो कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारे P&L के थ्रू मेजर होते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बैलेंस शीट के थ्रू मेजर होंगे। ये रहा, देख लो। ठीक है, कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग है ये चीज। साथ ही साथ हम हमारे इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स तक पहुंचाते हैं। सर कैसे पहुंचाओगे यूजर तक इंफॉर्मेशन? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों ही होंगे। हमारे जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग यूजर्स तक। अब यूजर्स मैंने तुम्हें बता दिया आगे स्टार्टिंग में। अब अकाउंटिंग का सर रोल क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे इनपुट होता है, मतलब जो सर ट्रांजैक्शंस हुए, हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स हुए हमारे बिजनेस के अंदर, वो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, इनपुट की तरह काम करेंगे। फिर वो प्रोसेस होते हैं। सर प्रोसेस कैसे होंगे? रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, समराइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे। फाइनली वो आउटपुट निकलते हैं, मतलब हम अपने यूजर्स तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे होते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक कुछ टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर जिसे मैं ऊपर से तुम्हें ओवरव्यू देने वाला हूं, क्योंकि डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ा दे रहा हूं बहुत ही ज्यादा है। कि एंटिटी होता क्या? एंटिटी हमारे इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है, दैट इज अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। इवेंट्स क्या हो गए? जो कि हैपनिंग्स है। एसेट्स तुम्हें मालूम है कि एसेट्स आर दैट एनीथिंग विच आर टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल, जिसे आप देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, टच नहीं भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो। करंट एसेट तुम्हें मालूम है जिसे हम विद इन 12 मंथ्स क्या कहते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं और रीपे कर रहे होते हैं। लाइबिलिटी भी आएंगे यहाँ पे। फिक्स एसेट्स हो गए, लाइबिलिटी हो गए, करंट लाइबिलिटी हो गए। तो करंट एसेट वैसे एसेट्स होते हैं हमारे बैलेंस शीट के अंदर जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर रहे होते हैं विद इन द 12 मंथ्स। ठीक, लाइबिलिटीज मालूम होगी, ये डिस्कस नहीं करूंगा कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। अब देख लो फिर से उसी चीज को, एंटिटी, इवेंट्स, एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स के बारे में बात की गई। परचेज क्या होता है? डिस्कस करने जैसा नहीं है। सेल सर क्या होता है? डेटर्स कौन होते, क्रेडिटर्स कौन होते? अगर पक्का डिटेल कोर्स तुम पढ़ रहे होते तो मैं जरूर ये सब चीजें पढ़ाता। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग के बारे में। जस्ट इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा बहुत इमेज ब्लर होगा तो काम चला लेना। सबसे पहले अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस के लिए लैंग्वेज की तरह काम करता है। इसे डिफाइन किया गया अलग अलग ऑथर्स के द्वारा अलग अलग तरीके से। तो ये पॉसिबल नहीं कि हम सारे ऑथर्स के डेफिनेशन को इकट्ठे पढ़ रहे हैं और हमें क्लैरिटी मिले।
सिंपली मैं बताऊंगा कि अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटीज के द्वारा यूज किया जाता है अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उन्हें स्टोर करने के लिए। अब ये जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो मॉनेटरी और फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, ठीक है। अब जब बात करता हूँ अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के अंदर समराइजिंग आएंगे, एनालाइजिंग आते हैं, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन आती हैं। इन सब चीजों से मिलकर हमारा अकाउंटिंग तैयार होता है। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ निकल कर आता है सर कि बुक कीपिंग है क्या। तो बुक कीपिंग के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तुम्हारे साथ, तो बुक कीपिंग प्रोसेस है किसका सर? अकाउंटिंग का प्रोसेस है। यहाँ पे देख रहे हो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में बात की जा रही है। तो बुक कीपिंग प्रोसेस है अकाउंटिंग का, जो कि कंसर्न रहता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स एंड कीपिंग द रिकॉर्ड। यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखना। बुक कीपिंग स्मॉल होता है और ये एक सिंपल पार्ट है हमारे अकाउंटिंग का। एक स्टेटमेंट बहुत प्यारा सा है जो कि एग्जाम्स में पहले पूछा जाता था, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग इट्स। तो ध्यान रख लेना। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखा है कि बुक कीपिंग में हम ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में, लेकिन अकाउंटिंग में क्या होते हैं कि हमारे ट्रांजेक्शन्स को समराइज भी, क्लासीफाई भी किए जाते हैं। तो एक बार डिफरेंस चार्ट को एक बार ध्यान से देख लेना। अकाउंटिंग के बारे में बात करूं तो अकाउंटिंग आर्ट है। इसमें क्या क्या आएगा सर? रिकॉर्डिंग होगा, क्लासिफाइंग होगा, समराइजिंग क्या होगा। अब ये तीन टर्म क्या होते हैं सर? रिकॉर्डिंग होता क्या है? मतलब जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे थे डे टू डे, उनको एक सिस्टमैटिकली एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट डाउन करते जाना ही कहलाता है रिकॉर्डिंग। फिर आप करते हो क्या कि जो भी ट्रांजैक्शंस है उन्हें क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ठीक है, उनके नेचर पे। क्या वो सेम टाइप के हैं? अगर सेम टाइप के हैं तो इकट्ठे डाल दो, अलग टाइप के हैं तो अलग डालो। तो ये क्लासिफाइंग होता है। और फाइनली यहाँ पे समराइज किए जाते हैं ट्रांजैक्शंस को, मतलब हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं, किसकी मदद से? इन सारे क्लासिफाइड डेटा की मदद। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें मालूम है कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड हो रहे होंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही यहाँ पे आती है। यही चीज फिर से यहाँ पे रिपीट की गई है, फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे देख लो, अकाउंटिंग साइकिल अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दी होती है। सबसे पहला स्टेज होता है सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब तुम्हारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या तुम इनपुट बोल सकते हो इसे। फिर जर्नल हो गया, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनता है, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, क्लोजिंग अकाउंट और स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं, और फाइनली हम फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं। अब कुछ अकाउंटिंग के कंसेप्ट कन्वेंशन होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे कंसेप्ट के बारे में मैं चर्चा करूंगा। कंसेप्ट इज यूज टू कॉनोट अकाउंटिंग पॉस्टुलेट। अकाउंटिंग के कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। सिंपली तुम कह सकते हो ये एक नेसेसरी एजम्पशंस है, नेसेसरी एजम्पशंस है और कंडीशंस है जिस पे पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। दीज आर द थ्योरीज, ये थ्योरीज हैं जो कि हमें बताएंगे हाउ एंड वाई सर्टन कैटेगरीज ऑफ अ ट्रांजेक्शन शुड बी ट्रीटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर। मतलब क्यों और कैसे आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को इस वे में ट्रीट कर रहे होगे। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? अकाउंटिंग कंसेप्ट के थ्रू, अकाउंटिंग पॉस्टुलेट्स के थ्रू। सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बताया गया है सिंपली जो ओनर होते हैं, ये भैया हमारे ठहरे ओनर, और ये रही हमारी बिजनेस, दोनों ही अपने जगह पे अलग हैं, दोनों को सेपरेट आप ट्रीट करोगे, ना कि एक ही ट्रीट करोगे, ठीक है। द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। जो अकाउंटिंग के बुक्स होंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो ओनर भैया हैं ये कैपिटल लाते हैं कहाँ पे सर? बिजनेस पे, और एसेट्स विड्रॉ करके जाते हैं जो कि ड्रॉइंग्स करते हैं, इसके बारे में बताई गई है। द पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। वही सेपरेट एंटिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, सेपरेट एंटिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ओनर के पर्सनल नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे उसे आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन बुक्स में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, डायरेक्ट पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पे। इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि एक एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न होगी, मतलब वो एक इनडिफिनिट पीरियड, मतलब इनफिनाइट पीरियड तक ऑपरेट करेगी, ठीक है। उसे ओनर से मतलब नहीं है यहाँ पे। It will continue to operate for an indefinitely long period in future and transactions are recorded from the point of view, ठीक है। नेक्स्ट आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कुछ नहीं है, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे होंगे वो किसके टर्म्स में मेजर किए जाएंगे और एक्सप्रेस किए जाएंगे? मनी के टर्म्स में। सारे नाम में तुम्हारे आंसर छुपे हुए हैं, जो भी मैं तुम्हारे कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सबके अंदर उसके आंसर छुपे हुए हैं।
नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा होगा। जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे, उन्हीं को यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इसमें क्या देखा गया है, फॉर मेजरिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट एक बिजनेस पीरियडिकली द वर्किंग ऑफ अ लाइफ ऑफ एन अंडरटेकिंग स्प्लिट इनटू कन्वीनियंट शॉर्ट पीरियड्स कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। हमें हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट को अगर मेजर करना है तो बिजनेस के जो लंबे लंबे पीरियड्स होते हैं उसे आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है, उसे नाम दिया जाता है अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि यहां पे 12 महीने में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में क्या बोला गया, एन एसेट एक्वायर्ड बाय एन कंसर्न इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये सर हिस्टोरिकल कॉस्ट होता क्या है, मतलब जब आप एसेट्स परचेज कर रहे होते हो या फिर एक्वायर कर रहे होते हो, उस टाइम जो भी आप प्राइस पे करते हो, प्राइस एट द टाइम while you are acquiring while you are acquiring a particular asset, then this is called an historical cost। वहीं बात करूं आगे यहाँ पे मार्केट प्राइस की, तो यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। जैसे कि हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ यहाँ पे कंप्यूटर की बात की जा रही है, 2010 में डॉलर 555 था, 2011 में डॉलर 555 है। मार्केट वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, ये दोनों ही हिस्टोरिकल कॉस्ट है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू दे रखा है। तो क्या कहता है हमारा ये कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट की एसेट्स को हम हिस्टोरिकल कंसेप्ट कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में बताया गया हर एक डेबिट के लिए उसका एक करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा। एवरी ट्रांजेक्शन शुड हैव टू साइडेड इफेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ अ सेम अमाउंट। मतलब जो भी दोनों ट्रांजेक्शन होंगे, ये सारी चीजें तुमने पढ़ रखी है, उसके दो इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही। एक जर्नल यहाँ पे कैश सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट का एंट्री यहाँ पे दे रखा है, कैश अकाउंट 10,000, सेल्स अकाउंट 10,000। अब इसी कंसेप्ट की मदद से, किस कंसेप्ट की मदद से, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की मदद से एक नई चीज, नई टॉपिक आई जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बता, देख लो, एसेट्स लाइबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रियलाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है। रियलाइजेशन कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट इज अर्न्ड व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड और ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर। प्रॉफिट अर्न तभी होगा जब गुड्स आप अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे होंगे। डज इट इनकरेक्ट टू रिकॉर्ड प्रॉफिट व्हेन ऑर्डर इज रिसीव्ड। तो ये गलत है कि जब आपको ऑर्डर सिर्फ रिसीव हुआ और तभी आप अपने प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर ले रहे हो, तो वो गलत है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में क्या बात की जा रही है, दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट रेवेन्यूज एंड ऑल देयर एसोसिएटेड खर्चे, उससे रिलेटेड खर्चे जो भी हो उसको आप रिकॉर्ड करोगे सेम अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑन विच अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड ऑफ बुक कीपिंग इज बिल्ट। अब बात कर लेते हैं कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कन्वेंशंस होते हैं कॉमन प्रैक्टिसेस। कंसेप्ट के बारे में बात की, वो होते हैं बेसिक पोस्टुलेट्स, ठीक है। जो कि यहाँ पे बात की जा रही है अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, तो ये यूनिवर्सली फॉलो किए जाते इन द रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन बिजनेस। ये हमें मदद करते हैं अकाउंटिंग डेटा को, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के डेटा को कंपेयर करने में। नेक्स्ट आता है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी में यहाँ पे बात की जा रही है जो भी मटीरियल फैक्ट्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, कंपनी उन्हीं को रिकॉर्ड कर रही होगी। जो भी इमटीरियल फालतू के फैक्ट्स होंगे उसे आप बहुत ही आराम से इग्नोर करना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर। यहाँ पे बताया गया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और उनके नोट्स हैं, उससे आप जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है और मटीरियल इंफॉर्मेशन है, आप उसे प्रॉपरली प्रेजेंट करोगे, डिस्क्लोज करोगे। फुल डिस्क्लोजर यहाँ पे इसीलिए नाम दिया गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में क्या बताया गया, एंटिसिपेटेड। ये आपको एंटिसिपेट नहीं करना है कि आपके फ्यूचर में प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, लेकिन ये एंटिसिपेट आपको करके चलना है कि हाँ लॉस हो सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट शुड बी ऑन साइड ऑफ सेफ्टी, मतलब आप एक बैकअप पे रहोगे, आप एक सेफर जोन में रहोगे कि हाँ मुझे फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहा। जैसे कि आप वेरियस प्रोविजंस बनाते हो बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए। कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। यहाँ पे बात की जा रही है अगर आप किसी ईयर एक मेथड को यूज कर रहे हो तो दूसरे साल भी उसे कांस्टेंट रखो। ऐसा नहीं कि अगर आप डेप्रिसिएशन की आप भी WDV यूज कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर आप SLM यूज कर लेना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये कंसिस्टेंट आपको रखनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे निकल कर आता है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में यहाँ पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम वाज रिटन बाय एन इटालियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था लुका पैसियोली और उनके क्लोज फ्रेंड थे लियोनार्डो। बुक का नाम था सुमा दी अरिथमेटिका, जो कि पब्लिश किया गया था वेनिस में इन द ईयर 1494। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जो कि बेस्ड है इस फैक्ट पे कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो फाइनेंशियल इफेक्ट्स हो रहे होंगे, फाइनेंशियल चेंजेस हो रहे होंगे। अब इन चेंजेस को आप रिकॉर्ड करोगे एज अ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई। अब देखो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में चर्चा की गई है कि अकाउंट जो होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं और इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। इम्पर्सनल के अंदर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये दो चीजें आती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स की। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है पर्सनल अकाउंट। ये किससे रिलेटेड होगा? पर्सन और इंडिविजुअल से, मतलब आप जैसे और हम जैसे लोगों से। अब इसके अंदर टोटल तीन कैटेगराइजेशन है, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल सर कौन कौन से हो गए? राम हो गए, श्याम हो गए, शिवम हो गए, रोहन हो गए, रोहित हो गए, ज्योति, राजदीप, कुछ भी यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आती है, मतलब आप जैसे और हम जैसे इंसान से रिलेटेड आती हैं। आर्टिफिशियल पर्सन की बात करूँ तो यहाँ पे कंपनीज आएंगे, वो क्योंकि आर्टिफिशियल बॉडी होती हैं। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वैसे अकाउंट जो कि किसी को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग खर्चे हो गए, यहाँ पे ये किसी एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। बात करूँ रियल अकाउंट की तो ये किससे रिलेटेड होंगे? सर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे, पोजेशन से रिलेटेड होंगे और लाइबिलिटी से रिलेटेड होंगे। इसके अंदर टेंजिबल रियल और इंटेंजिबल रियल अकाउंट दो चीज आती हैं। नॉमिनल अकाउंट की बात करूँ तो इसके अंदर इनकम, गेन, लॉस और एक्सपेंसेस, ये चार चीजें आती हैं। अब डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट को। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इन बिजनेस आर कैरिड आउट विद द लिविंग पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। सिंपली यहाँ पे वही बात की जा रही है। उर्मिला अकाउंट, रमेश भाई अकाउंट, देना बैंक अकाउंट, LIC अकाउंट, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अकाउंट, ठीक है, नगर पालिका अकाउंट। रियल अकाउंट की बात करूं जो कि किससे रिलेटेड हो? हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, एसेट से रिलेटेड हो। इसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं फॉर द इनकमिंग, जिसे हम परचेज नाम देते हैं, आउटगोइंग जिसे हम सेल नाम देते हैं। रियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट हो गए, सेल्स अकाउंट हो गए, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टोलन अकाउंट, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नॉमिनल अकाउंट में सिंपली हमें याद रखना है हमारे एक्सपेंसेस, गेन्स हो गए, प्रॉफिट हो गए और लॉस हो गए, ये सारी चीजें किस में आती हैं? नॉमिनल। आप कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, चेकआउट करना तुम्हारे लिए होमवर्क है ये सारी। बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसके बारे में हमें बात करना होगा। सबसे पहला यहाँ पे रूल निकल कर आता है पर्सनल अकाउंट का। तो पर्सनल अकाउंट का बेसिक रूल है, जो भी रिसीवर भाई साहब है उन्हें आप डेबिट कर दो, जो भी दे रहे हैं गिवर है उन्हें क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट का रूल आता है कि जो भी चीजें आपके पास आ रही हैं उन्हें कर दो आप डेबिट, जो भी चीजें आपके पास से जा रही हैं उन्हें आप कर दो क्रेडिट। वहीं बात करूं नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट में बात की जाती है खर्चे से रिलेटेड, फायदे से रिलेटेड, गेन से रिलेटेड। तो जो भी आपके एक्सपेंस हैं, खर्चे, उन्हें आप करो डेबिट, जो भी आपके इनकम्स है और गेन्स है उन्हें कर दो आप क्रेडिट। ये सारी चीजें यहाँ पे चर्चा की गई है। अब देखो उन्हीं को यहाँ पे डिटेल में और डाला गया है। सर ये सारे कुछ रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट थे जो कि तुम्हें जानने जरूरी थे। आज था हमारा डे 3 और इसमें हमने स्टार्ट किया अकाउंटिंग जैसे टॉपिक को। सुबह में मैंने तुम्हारे साथ स्टार्ट कौन सा सब्जेक्ट किया था? जल्दी से बताओ। बिजनेस मैनेजमेंट सुबह में स्टार्ट किया, शाम के 4 से 5 बज रहे होंगे। और डे 3 में सुबह में हमने बिजनेस मैनेजमेंट स्टार्ट किया था सुबह के 8 बजे। और रात के 9 बजे डे 3 में रात के 9 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा सब्जेक्ट? फटाफट बताओ। मनी बैंकिंग कंप्लीट हम लोग करेंगे। सॉरी किधर गया? बैंकिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब देखो शेड्यूल्स के अपडेट सर कहाँ हमें मिलेंगे? शेड्यूल बता दिया करो, कल कौन सा पढ़ाओगे, परसों कौन सा पढ़ाओगे। यार इंस्टाग्राम पे बार बार चीख चीख के समझा रहा हूँ हर वीडियो में, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे टेस्ट से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड तुम्हें अपडेट्स मिल रहे होंगे। मैं एक्टिव हूँ वहाँ पे, तो आ सकते हो, वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो, मेरे से अपने डाउट्स तुम पूछ सकते हो, मुझे DM कर सकते हो। सर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल है दिया हुआ, एक बार चेकआउट करना बिल्कुल मत भूल।
जो स्टूडेंट BHU BCom के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे प्रो टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, प्रो टेस्ट सीरीज हमने डिज़ाइन किया है, जिसके अंदर 40 से ज़्यादा टेस्ट हैं, जिसके 3 कैटेगराइजेशन है, यूनिट टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट और फुल टेस्ट। बहुत ही ज़्यादा भर भर के टेस्ट इसके अंदर डाले गए हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करना, रिवीजन कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग, मेरा सजेशन रहेगा प्रो टेस्ट सीरीज के लिए भी जाओ, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट। तो यार मिलेंगे नेक्स्ट डे इससे पहले तो आज रात में मिलने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग जैसे लेक्चर के साथ। मिलेंगे कल फिर से और रात में, तब तक के लिए धन्यवाद।